हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे मंडे न्यूज़पेपर 15th ऑफ नवंबर 2021 के न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहता है आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, एक एक करके सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पेज पे आपको देखिए यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेगा कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, डायरेक्टोरेट जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसके जो चीफ होते हैं, इसका जो टेन्योर है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सरकार के द्वारा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन संडे, है ना, जिसके 2 ईयर का जो टेन्योर होता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, 3 इयर्स और बढ़ा दिया गया है। मतलब अब सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो चीफ होते हैं उनके टेन्योर को बढ़ा करके कितने ईयर के लिए कर दिया गया है, तो उसे बढ़ा करके 5 इयर्स के लिए कर दिया गया है। क्लियर? ये चीजें इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिल रहा होगा कि सीबीआई और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये होता क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं, है ना। एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीबीआई के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैं आपको काफी सारी जानकारी दे रहा हूं, आप प्लीज नोट करते चलें। 1963 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? और राइट नाउ इसके डायरेक्टर की हम बात करें तो सुबोध कुमार जायसवाल, ये अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल राइट नाउ इसके क्या है, डायरेक्टर हैं। क्लियर? और आगे बात करें, इसको बनाया कब गया, तो 1963 के अंदर इसको बनाया गया है। क्लियर? और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, तो ट्रिपल पी मिनिस्ट्री आप लोगों ने सुनी होगी, पब्लिक पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री, जिस पे कंट्रोल डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर का रहता है। क्लियर? तो ये मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है। इसके अलावा इसकी रिकमेंडेशन की हम बात करें तो 1962-64 के अंदर एक कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया था जिसको हम बोलते हैं संथानम कमेटी। देखिए जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो प्लीज आप लोग नोट करते चलें। संथानम जो कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन पे इसको क्या किया गया, बनाया गया, है ना। क्या क्या चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है भाई, जो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, जो पावर एक्ट था, इसके अंडर में इसको बनाया गया। ठीक है? और इसको एक राइट प्रोवाइड होता है, किसके द्वारा, पावर राइट जो है वो किसके किस एक्ट के तहत मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं दिल्ली स्पेशल। देखिए मैं सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग इन्हें नोट करते चले। दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग इसको ये पावर प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। इसको क्यों बनाया गया, तो भाई देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेकर के, यानी करप्शन को की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, करप्शन के अगेंस्ट में ये काम कर सके, उसकी जांच कर सके, इसलिए इस डिपार्टमेंट को भारत के अंदर बनाया गया था। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। देखिए वापस से इसको हम देख लेते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमेटी इन 1962-64, है ना। और ये इसकी पेरेंट एजेंसी की हम बात करें तो ट्रिपल पी जो मिनिस्ट्री है जिस पर कंट्रोल डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर का है, उसके अंडर में ये काम करती हैं। सीबीआई को पावर किस एक्ट के तहत दिया जाता है, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 और प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन के अंडर में इसको बनाया गया है। क्लियर? आगे की हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होता है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्लियर? अब अगला जो है वो है, इसे मैं इरेज कर देता हूं।
एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो एनफोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है वो 1956 के अराउंड इसको बनाया गया। 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। वापस अगेन हमारे सारे डिपार्टमेंटिकल जो भी ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर हैं, तो न्यू दिल्ली के अंदर हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये कहा जाता है। जो कि किसके अंडर में वर्क करता है, तो उसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ये काम करता है। क्लियर। और राइट नाउ इसके चेयरपर्सन की हम बात करें, डायरेक्टर की हम बात करें, तो संजय कुमार मिश्रा, ये अभी राइट नाउ इसके क्या है, डायरेक्टर हैं। ठीक है। सुबोध कुमार जायसवाल किसके हैं, तो वो मैंने आपको बताया सीबीआई के। लेकिन अब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो संजय कुमार मिश्रा इसके डायरेक्टर हैं। आगे हम बात करें, ये किस लिए बनाया गया था, भारत के अंदर इकोनॉमिकली जो भी क्राइम होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। क्लियर। जैसे कि ये अपने अंडर, मतलब ये किस एक्ट के अंडर्स में ये काम करते हैं, तो दो तरीके के एक्ट हैं जिसके अंडर में ये काम करता है। फर्स्ट एक्ट है जिसका नाम है फेमा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फेमा एक्ट को क्या कहा जाता है, तो फुल फॉर्म आप लोग सुन लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के ये गाइडलाइन के अंडर में काम करता है। यानी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होने वाले जितने भी क्या बोल सकते हैं, इलीगल वर्क है ना, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के जो करप्शन हमें देखने को मिलता है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इस फेमा एक्ट को बनाया गया। दूसरा, ये एक और चीज को भी ऑब्जर्व करता है जिसको हम बोलते हैं पीएमएलए एक्ट कहा जाता है। ये बनाया गया था कब, 2002 के अंदर। क्लियर। इस एक्ट को क्या कहा जाता है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना। तो भारत के अंदर आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे रोकने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बनाया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अभी क्या चीज हमें करंट अफेयर्स के अंदर देखने को मिला है कि इसके टेन्योर को 2 साल से बढ़ा करके कितने साल के लिए कर दिया गया है, 5 साल के लिए कर दिया गया है। बात करें सीबीआई को लेकर के, तो सीबीआई का जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं, कमेटी के हेड, साथ में लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर के हेड जो हैं, अपोजिशन लीडर जो हैं, वो भी इस रिक्रूटमेंट के अंडर में काम करते हैं। मतलब वो भी बैठे होते हैं, है ना। उनकी सलाह मशवरा के तहत किसे अपॉइंट किया जाना है, किसको नहीं किया जाना है, वो सारी चीजें इसमें यहाँ पे रखी जाती हैं। क्लियर हुई बातें। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें सारे ये एक्ट को ध्यान रखना है और ये किस क्राइम को रोकने के लिए बनाया गया। यदि आप लोगों को याद आ रहा हो, इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी जिसमें उस टाइम पे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम जी, उनके अगेंस्ट में भी किस किस डिपार्टमेंट के तहत में सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का उस समय बहुत ज्यादा नाम चल रहा था क्योंकि उसी के तहत सारी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगले वाले पार्ट की तरफ क्या कहता है अगला वाला आर्टिकल, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, मैं इसे इरेज कर रहा हूं यहां से। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जिसके बारे में हम पिछले 4-5 दिनों से इस आर्टिकल को कवर करते आ रहे हैं, है ना। 2 कंट्री का इसमें नाम या जिक्र हमें देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस एक्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है जिसको लेकर के हम थोड़े से चिंतित हैं कि कहीं ये एक्ट हमारे ऊपर ना लग जाए, जिसको हम बोलते हैं काटसा एक्ट। ठीक है। तो अब पहले ये समझ लीजिए कि जो मिसाइल है S-400, जो मिसाइल है ये हमें डिलीवर होने वाली है बहुत ही जल्द। यानी ये कब डिलीवर होने वाली है, तो दिसंबर में ये हमें मिल जाएगी 2021 के अंदर। मतलब इस साल के एंड में हमें 5 यूनिट हमें मिलने वाली है। इंडिया इज टू गेट 5 S-400 सिस्टम एज पर दी इट्स $5.43 बिलियन डील विद द रशिया। तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है आप लोगों से, ये तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि S-400 जो मिसाइल है इसको लेकर के इंडिया की डील किस देश के साथ में हुई है, तो इंडिया एंड रशिया। ध्यान रखेंगे S-400 मिसाइल
सिस्टम जो है वो किसके थ्रू हमने परचेस किया है, तो रशिया के थ्रू परचेस किया है। क्लियर। और इसके बाद हम बात करें इस एक्ट के अगेंस्ट में, सॉरी इस डील के अगेंस्ट में यूएसए ये बैठा हुआ है कि भाई कि कब ये डिलीवर हो और हम इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दें, जिस तरीके से बाकी देशों के हमने ऊपर डील की है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ में देखिए S-400 तो मिल ही रही है, साथ में अगले ही महीने व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, ये विजिट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ इन इंडिया, तो इस चीज को भी लेकर के प्रिपरेशन चल रही है। क्लियर। और देखिए इसके अलावा और क्या बात की गई है कि नेक्स्ट मंथ ही शेड्यूल है कौन 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 सी डायलॉग, तो इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे भी इस चीज को लेकर के क्या निकलेगा, जिक्र निकलेगा, क्योंकि 2+2 डायलॉग डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ये डायलॉग होता है जो कंडक्ट किया जाता है इंडिया और यूएस के बीच में। चलिए अब आप लोगों के लिए आज के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर पहला क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है कि अभी हाल ही में सितंबर मंथ में इंडिया और किस देश के साथ में हमारी 2+2 डायलॉग, यानी ये पहली 2+2 डायलॉग है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। आगे बात करते हैं, ये काटसा एक्ट क्या है, कई बार हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, फिर भी समझ लीजिए। द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सीज जो थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसको 2017 के अंदर ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में उनकी लाया गया था, और उसके बाद में ये कहा गया कि जो उसकी एडवर्सीज कंट्रीज हैं, यानी पहली नंबर वन रशिया, क्योंकि रशिया को काफी दिन से कवर अप किया जा रहा है, रशिया ने जो क्रीमिया पेनिनसुला है उसको गलत तरीके से क्या किया है, एक्वायर किया है, तो इसलिए काटसा एक्ट लाया गया। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन थे उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था रशिया का, तो इस चीज को देखते हुए इसके ऊपर ये सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो रशिया प्लस दूसरी कंट्री है नॉर्थ कोरिया, आप सभी को पता ही है नॉर्थ कोरिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी डील साइन नहीं हो पाई, जिसको हम पीस डील साइन कहते हैं, है ना। और तीसरी है कंट्री ईरान, तो ये तीन देशों के ऊपर क्या है, इस तरीके के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब इनको किसी भी तरीके से इकोनॉमिक सपोर्ट ना हो पाए किसी भी डील को लेकर के इन तीनों देशों के साथ में, इस चीज को लेकर के अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2017 में सीनेट के अंदर इस बिल को क्या किया गया, बिल को पास किया गया, है ना, जिसमें यह कहा गया कि जो भी देश आने वाले टाइम पीरियड में इन तीन देशों के साथ में यदि कोई भी डील साइन करते हैं जो कि पैसे धैले को लेकर के होगी, जिससे इकोनॉमिकली सपोर्ट पहुंचेगा इन तीन कंट्रीज को, तो उसके ऊपर ये एक्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के क्या की गई है, बात की गई है ना। आगे मैं बता देता हूं, अभी क्या इसके अलावा किसी के ऊपर काटसा एक्ट लग चुका है, तो बिल्कुल लग चुका है। S-400 डील हमारे साथ में ही रशिया ने नहीं की है, इसके अलावा टर्की के साथ में भी ये डील की जा चुकी है, तो टर्की के ऊपर इस तरीके का काटसा एक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा चाइना के साथ में भी इस तरीके के एक्ट को लगाया गया है ना। तो ये चीजें हैं जिसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो इंडिया उसी चीज को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, परेशान है कि भाई कहीं ये डील जो आ रही है S-400 जो मिसाइल हमें मिलेगी, इसके बाद में अमेरिका का क्या एक्शन हमें देखने को मिलता है या रिएक्शन हमें देखने को मिलता है इस डील को लेकर के। और अगले ही महीने देखिए दो चीजें शेड्यूल्ड करी गई हैं। पहली, व्लादिमीर पुतिन इंडिया के अंदर आने वाले हैं विजिट करने, और दूसरा वहीं कहीं ना कहीं एक जो डायलॉग है वो इंडिया और यूएस के बीच में ऑर्गेनाइज होने जा रही है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है अगला आर्टिकल, देखिए यहाँ पे कोल फेस डाउन को लेकर के बात की जा रही है, इज अ राइट एक्शन। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये COP26 के जो कॉन्फ्रेंस के बाद का निकला हुआ ये पैटर्न जो है, जिसमें ये कहा गया कि जो कोल है, कोल फेज जो डाउन है वो धीरे धीरे हमें मिलेगा, है ना। नहीं तो आप कोल फेज आउट वाली कंडीशन
नहीं कर सकते एकदम से, ये चीज को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। कोल फेज आउट का मतलब कि आपने कोल के द्वारा होने वाले एनर्जी प्रोडक्शन को क्या कर देना, जीरो कर देना। लेकिन ये कर देंगे तो भाई कि इससे इससे तो क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, है ना, क्रैकडाउन आ जाएगा। आप सभी को पता ही है कि अभी हाल ही में कोल क्रंच की कंडीशन आई थी, तो उसमें ये चीज हमें देखने को मिली थी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी अब हमें ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मिल पाएगी, है ना। 4 दिन का कोयला बचा है, 24 दिन का कोयला बचा है, ऐसी कुछ खबरें आई थी। और वैसे भी इंडिया का जो एनर्जी वाला जो अभी पार्ट है, मेन पार्ट जिसकी हम बात करें, कहीं ना कहीं 60 to 70% कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कोल एनर्जी पर। तो इसको हम धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, ना कि हम उसे कोल फेज आउट वाली कंडीशन में करें। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब हम यूएनएफ ट्रिपल सी के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अब हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। यूएनएफ ट्रिपल सी आप लोगों को ध्यान में है ही। चलिए, आज का फिर दूसरा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, वो ये है कि यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉन्फ्रेंस ऑफ 27 एंड 28 जो कॉन्फ्रेंस होगी वो कहाँ पर होगी, ऑर्गेनाइज की जाएगी और कब कब की जाएगी, ये आप लोगों को आंसर करना है ना। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आगे बात करते हैं, हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये कहा गया है। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोयल, यानी यहाँ पे पीयूष गोयल की बात हो रही है। इनके द्वारा ये कहा गया है कि भाई कि जो नवंबर मंथ है वो काफी कहीं ना कहीं, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ जो फेस्टिव मंथ रहा है, फेस्टिव सेल्स जो रही है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करती हुई हमें देखने को मिली है। कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा बूम हमें देखने को मिला है। ये स्टेटमेंट है किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा इसमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ डेटा मेंशन किया गया है, तो वो आप लोग देख लेना, है ना। बाकी इकोनॉमी में थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं फेस्टिव जो सीजन रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेलिंग बढ़ जाती है। तो इस चीज को यहाँ पे कवर अप किया गया है। चले, आगे बात करते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। आज मैं एडिटोरियल को सबसे लास्ट में नहीं लगा पाया हूं, तो इसको आप अपन सबसे लास्ट में देखेंगे, लेकिन बाकी की हम पहले पेजेस को कवर अप कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए, ये गढ़चिरौली एनकाउंटर जो रहा है उसके बारे में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है ना कहीं ये सर्व करता है माओइस्ट नेटवर्क को, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑन सैटरडे यहाँ पे एक हमें फाइट देखने को मिली हमारे सोल्जर्स और नक्सलियस के बीच में, जिसमें 26 माओइस्ट को क्या कर दिया गया है, मार दिया गया है। यहाँ पे इस चीज को लेकर के ये बात की गई है, और जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, ये भी कहा गया है। तो ये नक्सलिज्म है क्या, कहाँ से शुरू हुआ है, ये आपको थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आज के एडिटोरियल पेज में भी साइड में इसको कवर अप किया गया है। तो 1967 देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत होती है, नक्सलिज्म की शुरुआत होती है, या माओइस्ट जिसको हम कहते हैं माओवाद, है ना, ये दोनों टर्म्स एक ही है। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो इसका कॉन्सेप्ट चाइना से आया था। यदि आप लोगों ने नाम सुना हो माओ से तुंग, ये वो लीडर हैं जिन्होंने इस तरीके के माओइस्ट एक्टिविटीज को आगे की ओर बढ़ाया, और कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस भारत के इन लोगों के अंदर, इन ट्राइबल एरियाज के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम माओवाद या नक्सलवाद भी हम कहते हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी आइडियोलॉजी ये है कि भाई बंदूक और गोलियों के दम पर सरकार का जो इन्फ्लुएंस है या सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर देना, ये इनका कहना है भाई, है ना। ये इनका मकसद है, सरकार से कहीं ना कहीं दुश्मनी है इन लोगों की। तो ये चीजें हैं इसके तहत बताया गया। ये क्यों बताया गया, क्योंकि मैं पहले तो बता देता हूँ, इसकी शुरुआत 1967 में हुई, है ना। क्योंकि नक्सलिज्म या कम्युनिज्म की जो सोच है वो पहले से ही हमारे देश के अंदर बिल्ट हो गई, क्योंकि उसका नेटवर्क कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना। किसके द्वारा की गई है, तो कुछ 2-3 नाम है जिनको आप लोगों को याद रखना है। चारू मजुमदार नाम आपको रखना है, चारू मजुमदार, ठीक है। कानू सान्याल, ठीक है।
और इसके अलावा एक और नाम है, उनको मैं मिस कर रहा हूँ, है ना। तो ये दो तीन लोगों के द्वारा इस तरीके के कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया। कहाँ से किया गया? तो वेस्ट बंगाल का एक रीजन है, एक छोटा सा एरिया है जिसको नक्सलवारी रीजन कहते हैं, और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए हम इसको नक्सलवाद कहते हैं या नक्सलिज्म कहते हैं। और आज की डेट में काफी बड़ा एरिया इस माओइज्म का या नक्सलिज्म का बना हुआ है, जिनको हम रेड अलर्ट एरिया कहते हैं। रेड अलर्ट एरिया या रेड जोन एरिया के नाम से जाना जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा नक्सलिज्म हमें देखने को मिलता है। कौन से वाले रीजन में भारत में सबसे ज्यादा नक्सलवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से तो इसकी शुरुआत हुई है, झारखंड का कुछ एरिया, है ना। फिर छत्तीसगढ़ तो पूरा सुकमा, दंतेवाड़ा, ये वाला जो एरिया है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का बालाघाट वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, जैसे देखिए गढ़चोड़ी जो है, यहाँ पे इस तरीके का इनकाउंटर हमें देखने को मिला है 26, जिसमें नक्सलियों को मार दिया गया है ना। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। कर्नाटका के अंदर, केरला के कुछ हिस्से में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज को क्या कहा जाता है? रेड जोन या रेड एरियाज कहा जाता है। क्लियर? और ये थोड़ा सा गुस्सा और क्यों बढ़ गया, इसका भी कारण है। देखिए क्या हुआ कि 1967 में ये अपनी आवाजें तो उठा ही रहे थे सरकार के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ कि 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यदि आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग सुन तो सकते हैं ना। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत क्या हुआ कि ये जो ट्राइबल जो लोग थे, इनको फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को लेकर के, क्योंकि इनकी पूरी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही डिपेंड करती थी, है ना। तो इन्हें क्या हुआ कि प्रोटेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए या उनके कंजर्वेशन को लेकर के, इन लोगों को वहां से निकाल करके दूसरी जगह क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा ये भी हमें देखने को मिलता है कि भाई, कि ये सरकार के खिलाफ में आवाज तो उठा ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा था, ये भी हमें इनके अगेंस्ट में देखने को मिला। और ये कहीं ना कहीं जो माओ से तुंग की जो आइडियोलॉजी है, उसको फिर ये क्या करने लग गए? फॉलो करते हुए सरकार के खिलाफ और तेजी से अपनी आवाजें उठाने लगे, है ना। दुश्मनी एक तरीके से कहना है, एनिमीज समझते हैं भाई ये सरकार की पॉलिसीज को। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को समझना है। क्लियर? तो ये चीजें अच्छा तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। चलते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए एक बटरफ्लाई है जो कि आपको पिक्चर के अंदर देखने को मिल रही होगी। इसका जो साइंटिफिक नाम है, जिसको हम बोलते हैं टेनेनोपालस पाल्पस एमेरल्स, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। और ये जो बटरफ्लाई है, ये कहीं ना कहीं विलुप्त प्रजाति की या एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल होती आ रही है। तो इसके कंजर्वेशन को लेकर के यहाँ पे काम किया जाएगा, जिसके लिए इसको एक टाइटल भी प्रोवाइड किया गया है। इस बटरफ्लाई को उसके कलर को देखते हुए इसको केसर ए हिंद कहा जाएगा भाई, है ना। केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश जो है, उसने अपना इसे स्टेट बर्ड क्या किया है, स्टेट बटरफ्लाई क्या किया है, अनाउंस किया है। ठीक है। तो इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो बटरफ्लाई है, ये कहाँ कहाँ पे आपको और देखने को मिलेगी? तो ऑल्सो जो फ्लटर्स हैं, ये आपको देखने को मिलेगा नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, साउथ सदर्न चाइना के अंदर आपको इस तरीके की जो बटरफ्लाई है वो देखने को मिलेगी। क्लियर? तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए, केसर ए हिंद इज द प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको ये टाइटल दिया गया है, ताकि हम इसे क्या कर सके? कंजर्वेट कर सके। और ये कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना स्टेट का नाम, और किसको ये टाइटल दिया गया है? तो बटरफ्लाई है एक अरुणाचल प्रदेश की, जिसको हम केसर ए हिंद के नाम से जानते हैं। क्लियर?
इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है अगला आर्टिकल ये कहता है भाई देखिए, पंजाब के जो बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं पंजाब की तरफ से या पंजाब सिख जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये मोदी जी से मिलने आए थे, है ना। और इन्होंने अपनी एक डिमांड रखी है, इन्होंने अपनी एक बात रखी है जिसको ये कहा गया है कि भाई देखिए 19 तारीख को क्या है, कार्तिक गुरु पूर्णिमा है, जो कि जानी जाती है किस चीज के लिए, तो गुरु नानक जी के लिए जानी जाती है ना। गुरु नानक देव जयंती जिसे हम बोलते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पंजाब के अंदर, वो मोदी जी से मिले और उन्होंने कहा कि भाई कि जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है उसे वापस से क्या किया जाए, उसे स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि जो श्राइन है, सिख श्राइन जो है, वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाकर के वहां पे क्या कर सके, दर्शन कर सके। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है ना। तो अब ये करतारपुर कॉरिडोर क्या है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्या है, ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है, इसको 550वीं जयंती पर, ध्यान रखेंगे मेरी बात को, ये क्वेश्चन आ सकता है। 550 जो बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, उसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था, है ना। और इसे कब बनाया गया था, तो 12 नवंबर इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। फिर क्या हुआ कि मार्च मंथ 2020 में इसको क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। बिकॉज आप सभी को पता ही है, सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे, सारी चीजों को बंद कर दिया गया था। किसकी वजह से, तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये किससे किसको कनेक्ट करता है। कॉरिडोर 2 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है दो गुरुद्वारे के बीच में। एक गुरुद्वारा है पाकिस्तान जिसका नाम है दरबार साहिब, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दरबार साहिब गुरुद्वारा। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान। और ये कनेक्ट करता है किससे किसको, पंजाब के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को ये कनेक्ट करता है। ये कहाँ पर है, तो गुरदासपुर, पंजाब, इंडिया। और यहाँ से ये दो ये जो गुरुद्वारे हैं इसको कनेक्ट करता है। और यहाँ से फिर आप किधर जाते हैं, तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जिसको नाम दिया गया है ताकि करतारपुर में जो गुरुद्वारा है गुरु नानक जी का, है ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी का जन्म वैसे तो हुआ था 1469 में, कहाँ पर, तो इनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न 1469 ननकाना साहिब, जगह का नाम जाना जाता है ननकाना साहिब, पाकिस्तान। और इनकी डेथ कहाँ हुई, तो ये गुरु नानक जी अपने अंतिम समयों में, यानी आखिरी के 18 साल, 18 इयर्स इन्होंने अपना जीवन बिताया है कहाँ पर, तो करतारपुर साहिब में। करतारपुर पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपने अंतिम जो क्षण है वो बिताए, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और इंडिया कोई अलग अलग तो था नहीं, सब एक ही पार्ट हुआ करते थे। वो तो आज की कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं, है ना। और ये वही गुरु हैं जिन्होंने भारत में सिखिज्म की शुरुआत की, है ना। और टोटल कितने गुरु रहे हैं सिखिज्म में, तो 10 गुरु रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, आज का कमेंट बॉक्स के अंदर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, फिफ्थ गुरु कौन थे और 10th नंबर के गुरु कौन थे सिखिज्म के अंदर। ये दोनों आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं, है ना। बाकी रही बात गुरु नानक जी के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है। 1469 के अंदर इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, तो ननकाना साहिब, पाकिस्तान। एंड आखिरी के जो 18 साल थे, यानी मृत्यु के टाइम पीरियड में या आखिरी समय में, ये कहाँ पर रहे हैं, तो करतारपुर पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए इस कॉरिडोर को बनाया गया था, है ना, श्राइन, ताकि जाकर के दर्शन कर सकें इस गुरुद्वारे में। तो ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है, ये कॉरिडोर 2 किलोमीटर लॉन्गेस्ट, तो दरबार जो साहिब है पाकिस्तान को, वो डेरा बाबा नानक से जोड़ता है पंजाब के अंदर। और इसे कब बनाया गया था, तो 550
जो बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, 12 नवंबर 2019 में इसको स्टार्ट किया गया है। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये एक तरीके की वीजा फ्री ये यात्रा है जिसको कराया गया दोनों देशों के कोलैबोरेशन के साथ में। लेकिन कोविड 19 पैंडमिक की वजह से इसको क्या कर दिया गया था, कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद कर दिया गया था। चलिए, तो अब इसके आगे आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहा जा रहा है, तो भाई इसको सिर्फ रीड करना है आपको इस पेज को, क्योंकि इसकी सारी जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलेगी कौन से वाले न्यूज़पेपर के दिन। तो वेडनेसडे के न्यूज़पेपर में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बिकॉज क्योंकि जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में कल वर्चुअली तरीके से फेस टू फेस क्या होगी, बातें होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द लेड अप to Tuesday morning virtual summit between United States of America है ना एंड चाइनीज जो गवर्नमेंट है या चाइनीज लीडर के बीच में इस तरीके की बात होगी। और इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर यहाँ पे बाइडन अपनी बातों को रख सकते हैं चाइना के सामने, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है ताइवान इशू को कवर अप किया जाएगा यहाँ पे कि भाई कि जो ताइवान इशू है वो काफी दिन से चल रहा है, तो भाई इस पर क्या विचार हैं। उसके बाद में हांगकांग प्रोटेस्ट को लेकर के भी यहाँ पे चर्चाएं होंगी, है ना। काफी लंबे अरसे से यहाँ पे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और क्या कंसर्न हो सकते हैं, जो आप लोगों को मैंने एक टॉपिक बताया था शिनजियांग वाला जो रीजन है उइगर मुस्लिम वाला, उस पार्ट को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं हो सकती हैं। क्लियर? साउथ चाइना सी पर को लेकर के टॉपिक पे चर्चाएं हो सकती हैं। दूसरा क्लाइमेट को लेकर के यहाँ पे बातें हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर कंट्री है ना, फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है। तो हो सकता है कि इस पे भी ये बातें हो सके कि भाई कि हमें आगे चल करके कार्बन एमिशन को क्या करना होगा, कम करने की जरूरत है, न्यूट्रल बनने की जरूरत है। इस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। ये हो सकती हैं, मैं सारे आपको प्रोजेक्टेड क्या बता रहा हूं, टॉपिक है, प्रिडिक्शन है कि इन पे बातें हो सकती है। हो सकता है ना हो, ना भी हो, है ना। रिलेशन को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, ये सारे मुद्दों पर वर्चुअली तरीके से बातें होंगी कल, जिसका सारा रिपोर्ट जो है वो हमें वेडनेसडे के न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई कि क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं इन देशों के बीच में, इस पर बातचीत की जाएगी। चलिए अगले वाले पेज में आपको देखिए स्पोर्ट्स वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। क्या कवर अप किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। कल के दिन फाइनल मैच हुआ किस चीज को लेकर के, तो अभी आप सभी को पता ही होगा T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, है ना। T20 वर्ल्ड कप जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, कहाँ पे किया जा रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। T20 वर्ल्ड कप 2021 इसे होस्ट किया जा रहा था UAE एंड इसकी पार्टनर कंट्री ओमान, इन दो देशों के साथ में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ये 7th एडिशन था, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला एडिशन कब हुआ था, तो वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। 2007 में पहला एडिशन कराया गया था। कहाँ पे हुआ था ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। साउथ अफ्रीका के अंदर पहला एडिशन होस्ट किया गया था। इसको जीता किसने था, तो इसको इंडिया ने जीता था। ध्यान रखना, पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। और ये किसके बीच में हुआ था, तो बहुत ही जबरदस्त मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें हमने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा बार इस वर्ल्ड कप को किसने जीता है, तो 2 बार जीता है वेस्ट इंडीज के द्वारा, है ना। 7वां ये एडिशन था जिसमें से भी 2 बार कौन जीत चुका है, तो वेस्ट इंडीज ने के द्वारा इसको जीता गया है ना। इसके पहले वाला जो वर्ल्ड कप था वो वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया। एंड 2016 यस का जो वर्ल्ड कप था उसको किसके द्वारा, वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया है। ठीक है, पहला वाला किसके द्वारा जीता गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, धोनी की कैप्टनशिप में इसको जीता गया था। साउथ अफ्रीका के अंदर इसे होस्ट किया गया था। क्लियर, ये ध्यान रखना है आप लोगों को इसके अंदर। T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन अभी तक के यदि किसी के हैं तो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जिनका नाम है माहेला जयवर्धने। सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप के अंदर यदि रन किसी के हैं तो श्रीलंकन प्लेयर,
और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो विकेट T20 वर्ल्ड कप के अंदर किसी के हैं तो बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म बॉलर स्पिनर शोएब शाकिब उल हसन, 41 विकेट के अराउंड इनके पास विकेट हैं पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर? किसके बीच में फाइनल खेला गया था, अब ये भी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ट्रॉफी के साथ में कौन दिख रहा होगा इस कलर की ड्रेस में, तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगी। ऑस्ट्रेलिया की नेबर कंट्री जिसका नाम है क्या, न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया है भाई, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया है। ठीक है। टोटल कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 टीम के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें से फाइनल जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, सेवेंथ टाइटल ऑफ द 2021 T20 वर्ल्ड कप। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता चल गई हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे देता हूं, यदि एग्जाम में आ गया तो फिर आप आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर ही यानी 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है, जिसको इसने जीता है, इसी को ही अगली बार होस्ट कौन कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे होस्ट किया जाएगा 2022 में। तो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप का भी लिस्ट आ चुका है ना, शेड्यूलिंग आ चुकी है। तो 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर, है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल पेज की तरफ। क्या कहता है एडिटोरियल पेज, देख लेते हैं। एडिटोरियल पेज क्या बोलता है, एडिटोरियल पेज में देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है। यहाँ पे जो ऑनलाइन बुलिंग है इसको लेकर के बात की गई है कि भाई कि कोविड 19 के टाइम पीरियड में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की तरफ मूव होते हुए हमें देखने को मिले। तो उस बीच में बहुत सारा ऑनलाइन हरासमेंट हमें देखने को मिला है। इस चीज को लेकर के ऑथर ने बात की है ना। लर्निंग एजुकेशन जो था, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन जो सिस्टम था, ऑनलाइन जो सिस्टम था, उसमें कहीं ना कहीं हमें इस तरीके की बुलिंग देखने को मिली है। और ये चीजें, ये चर्चाएं किस चीज को लेकर के की गई हैं, तो यूनेस्को के द्वारा एक डे को सेलिब्रेट किया जाता है। उस डे को क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट थर्सडे ऑन नवंबर मंथ, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग, है ना। जिसमें ये कहा गया कि काफी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव हुए, उसमें इंडिया के अंदर एक डेटा निकल करके आया है कि लगभग कुछ 70 मिलियन जो चिल्ड्रन थे 5 से 11 साल के अंदर, उनके उनका ये डेटा हमें देखने को मिला, जो कि 14% रहा है टोटल 500 मिलियन जो पीपल रहे हैं उसके, सॉरी, जो चाइल्ड रहे हैं उनके अंदर ये डेटा हमें बहुत बड़ा देखने को मिला, जिसमें चाइल्ड हरासमेंट हमें देखने को मिला है कहीं ना कहीं। देखिए ये होता क्या है, तो ऑनलाइन बुलिंग का मतलब कि एक फर्जी आईडी बना करके किसी हैकर के थ्रू आपकी आईडी को क्या कर लेना, सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेना और उसको पब्लिकली शो कर देना, है ना। आपको ब्लेम करना, आपको क्या करना, आपको एक तरीके से हरासमेंट करना, आपको परेशान करना, है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे बातें की जा रही है। ब्लैकमेलिंग बहुत होती है, खास करके गर्ल जो चाइल्ड है उनके अगेंस्ट में भी एक डेटा हमें देखने को मिला। ये चीजें की गई हैं। देखिए 2019 के अंदर 144 कंट्रीज के अंदर हमें ये डेटा देखने को मिला है। एशिया पैसिफिक रिपोर्ट के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिली कि सबसे ज्यादा जो है वो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में हमें देखने को मिला। एशिया पैसिफिक रीजन की ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए ऑथर ने कहा है कि भाई कि इसको हमें रोकने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बच्चों को अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। इवन टीचर्स को के सपोर्ट को कहा गया है कि भाई कि इसके लिए टीचर्स को क्या करना होगा, बच्चों को लर्न करना होगा, उन्हें एजुकेट करना होगा, उन्हें अवेयर करने की जरूरत है कि भाई कि इस तरीके के क्राइम से या इस तरीके के हरासमेंट से बचना होगा। और इनके इन्वॉल्वमेंट में देखिए, इनके अवेयरनेस इन्वॉल्वमेंट जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, उसमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को भी क्या करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं, जिसको कहा गया है ऑनलाइन बुलिंग या ऑनलाइन हरासमेंट, ये चीजों से बचने की जरूरत है। क्लियर?
चलिए अब दूसरे आर्टिकल में देखिए ऑथर के द्वारा क्या लिखा गया है कि जो अभी कुछ टाइम पीरियड से हम बहुत बार न्यूज़पेपर के अंदर सुनते आए हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, देखिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नए नए रिक्रूटमेंट किए जाते हैं और जिन व्यक्तियों का ट्रांसफर करना होता है उनको ट्रांसफर करने का जो राइट है वो भी किसके अंडर में आता है, तो कॉलेजियम सिस्टम के अंडर में आता है। तो यहाँ पे ऑथर के द्वारा क्या लिखा जा रहा है कि ये कॉलेजियम सिस्टम का ये ट्रांसफर सिस्टम है या फिर उनको पनिशमेंट करने का ये सिस्टम है जिसको लेकर के बात की गई है। देखिए अ रूटीन मैटर और द पनिशमेंट पोस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो देखिए एक पार्ट कवर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा एक व्यक्ति, एक सीनियर जज, चीफ जज जो कि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर चीफ जज थे, जिनका नाम था सनीप बनर्जी, इनको ट्रांसफर कर दिया गया मेघालय की हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे आपको उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। यानी मेघालय हाई कोर्ट के जो नंबर है, जजेस नंबर है, वो फोर जजेस के साथ में वहां पे उनको क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब कि जहां मेघालय हाई कोर्ट के अंदर 4 जज की रिक्वायरमेंट है तो उसमें से एक जो नाम है वो सनी बनर्जी का, और ये बहुत ही सीनियर मोस्ट जो है जज हैं, जो कि रिटायर होने वाले हैं कब, 2023 नवंबर 1 नवंबर 2023 के अंदर ये क्या होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि भाई कि आप किसी सीनियर मोस्ट जज को उनको किसी भी तरीके की आपने कंडीशन ना बताते हुए उनका क्या कर दिया है, आपने ट्रांसफर कर दिया है। तो इस चीज को लेकर के बात कही गई कि बिना किसी कारण के आपने उनको ट्रांसफर कर दिया गया है ना। कहाँ से किया गया है, तो ये भी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट से इनको ट्रांसफर किया गया। मद्रास हाई कोर्ट में आज की डेट में जो जज की स्ट्रेंथ है वो लगभग कुछ 75 जजेस की स्ट्रेंथ है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उनको किसी बिना किसी जानकारी के या बिना किसी कारण के उनको कहाँ कर दिया गया, ट्रांसफर मेघालय हाई कोर्ट के अंदर। इसी तरीके का एक और केस यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, मुनीश्वर नाथ भंडारी केस जो है उनके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं ऑथर लिखता है कि भाई कि ये पनिशमेंट सिस्टम जो है, सॉरी, ये जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ट्रांसफर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का पनिशमेंट सिस्टम होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसके बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है, मैं ये आपको काफी बार बता चुका हूं भाई। इसके बारे में आज आप लोगों को, है ना, क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है कि ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है और कितने फेजेस में इसको लाया गया, हाउ मेनी केसेस ऑफ द जजमेंट, इसके बारे में ये बात की गई है। एंड टोटल नंबर ऑफ जजेस या मेंबर कितने होते हैं कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर देनी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कहता है, तो ये वाले आर्टिकल हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पे फिर वही माओइस्ट की बात की गई है पूरे तरीके से, तो ये हमने कवर कर लिया है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अफगान इश्यूज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर हालात हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर का कहना है कि भाई कि ठीक है कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बदल गई है ना। अशरफ गनी वहां की जो पहले की जो पार्टी के लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, वो छोड़ करके जा चुके हैं और अफगानिस्तान के अंदर पूरे तरीके से तालिबान ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है और उन्होंने अपनी एक नई कैबिनेट को बना लिया है। तो अब जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इंडिया के बारे में ऑथर ने ये लिखा है कि इंडिया को एकदम से इस तरीके से अपने जो कदम है उसको पीछे नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने अफगानिस्तान के अंदर अभी तक कर चुके हैं। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात ऑथर के द्वारा कही गई है कि भाई कि जो भी कंडीशन थी कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म को खत्म करने के लिए अमेरिका आया 2001 में, है ना, ये सारी चीजें मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूं। 2001 में इंडिया, सॉरी, यूएसए की जो ट्रुप्स हैं, आर्मी है, वो अफगानिस्तान के अंदर डिप्लॉय कर दी गई थी वहां पे टेररिज्म को खत्म करने को लेकर के, है ना। क्योंकि 9/11/2001, है ना, 11/9/2001 जो वाकया है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ट्विंस टावर थे या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको गिरा दिया गया, कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, जिसमें अल कायदा का नाम बढ़ चढ़ करके आया था, जिसमें ओसामा बिन लादेन जो थे
वो कहीं ना कहीं लीडर थे जिनको ढूंढने के लिए, या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थी उनको अमेरिका के द्वारा ये कहा गया कि भाई कि जो भी टेरर ग्रुप इस चीज में इन्वॉल्व था, वो सीधे से उन्हें हमारे हवाले कर दें। उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को भी लेकर के ये कहा गया था, तालिबान को ये कहा गया था कि भाई कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दें और आपके एरिया से टेररिज्म को पूरे तरीके से क्या कर दें, खत्म कर दें। लेकिन उस बीच में किसकी ही गवर्नमेंट थी, ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। 1996 टू 2001 तालिबान का ही कब्जा था। तो तालिबान ने इस चीज को खत्म करने से मना कर दिया। तो फाइनली क्या किया गया, 2001 के अंदर यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर काफी बड़े ट्रूप्स को, आर्मी ट्रूप्स को क्या कर दिया गया, डिप्लॉयड कर दिया गया, जो कि वहां से वापस से रवाना हुई कब, तो 31 अगस्त। ये डेट आप लोगों को याद रखना है कि अमेरिका की गवर्नमेंट यानी जो बाइडेन के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि भाई कि तालिबान से हम हमारे सारे मिलिट्री ट्रूप्स को क्या कर लेंगे, वापस बुला लेंगे। और फाइनली 31 अगस्त 2021 को वो दिन था जब जितने भी यूएस के सोल्जर्स थे उनको अफगानिस्तान छोड़ करके वापस कहाँ बुला लिया गया, अमेरिका बुला लिया गया। जिसके बाद में तालिबान ने इसको सेलिब्रेशन डे के रूप में एक्सेप्ट किया, काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया कि भाई कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके का अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था वो अब जीरो हो गया है। और उसके बाद तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। चलिए अब आपको बताना है तालिबान के अंदर सुप्रीम लीडर कौन है और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये चीजें आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। तो यहाँ पे ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई कि आप ठीक है कि जो तालिबान है अब उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, है ना, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आपने काफी बिलियंस में यहाँ पे क्या कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें उनके साथ में रिलेशन बनाने की जरूरत है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि तालिबान के एक्शन लेने के बाद में, एक्शन कब लिया गया, तो 15 अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया गया तालिबान के द्वारा, है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि अब तब से लेकर के अभी तक, अभी क्या चल रहा है, आज 15 नवंबर चल रहा है भाई। तो 15 नवंबर तक आते आते वहां की जो कंडीशन है वो बड़ी वर्स्ट कंडीशन आ गई है, पुअर कंडीशन आ गई है कि वहां पे जो लोग बाग हैं वो भूखमरी से परेशान है ना। इवन ये तक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो वहां के लोग बाग हैं वो अपने बच्चों को बेच करके क्या कर रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं। भाई राशन पानी उनको मिल रहा है उस चीज को लेकर के। तो यहाँ पे इंडिया ने जो मॉस्को फॉर्मेट था, अभी हाल ही में एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये इस फॉरेन जो रशिया के फॉर्मेट जो था 2021, जो कि अफगानिस्तान सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी, जिसमें इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि लगभग कुछ हम 50,000 टन के आसपास में क्या करेंगे, हम वीट जो है अवेलेबल कराएंगे किसमें, अफगानिस्तान के अंदर, ताकि वहां की जो ग्राउंड कंडीशन है उससे निपटा जा सके, भुखमरी को खत्म किया जा सके, है ना। काफी सारा एड प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, फाइनेंशियली हेल्प करी जाएगी भाई वहां पर, ताकि लोग बाग ऊपर आ सके। जिस तरीके का इकोनॉमिकली क्राइसिस, फूड क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है या देखने को हमें मिल रहा है। क्लियर। हमने भले ही कितनी भी सारी चीजें रखी हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारा रेजोल्यूशन बिल ही क्यों ना हो, उसमें हमने भी यही चीज को कहा कि भाई कि वहां के लोगों को तो हम सपोर्ट करेंगे, है ना, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तमिलनाडु ये हमें अश्योर करे कि उसके देश के अंदर टेररिज्म अब आगे चल करके बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा और वो उसे खत्म करने को लेकर के काम करेंगे, ये अश्योरिटी दे। और दूसरा क्या कहा गया कि आपके देश को जाना जाता है ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर के, है ना, इलीगल तरीके से ड्रग्स की जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, जो सप्लाईमेंट होता है उस चीज को लेकर के यहाँ पे कहा गया कि आपको इनको रोकना होगा, है ना। तो ये सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के यहाँ पे बातें कही गई हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है इंडिया के द्वारा कौन सा रेजोल्यूशन लाया गया था, उस बिल का नाम बताना है भाई, उस बिल का नंबर बताना है आपको। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको इसके अंदर कवर अप कर लिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई हैं सारी चीजें, है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड ठीक है, आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं प्लीज आप उनके रिप्लाई करिए, उनको उनके आंसर्स करिए।
Thank you everyone and have a nice day to all.